रागे जी, आपका कमेंट लूंगा, फिर मैं चलूंगा। हेगड़े साहब भी हैं, अशप्रीत साहब भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी मैं बताऊं कि क्या जजों का जो हाई कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट होता है वो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का होता है? क्या ये मेरिट के बेसिस पर चुने जाते हैं? क्या ये राजनीतिक सिफारिश से वहाँ पर नहीं पहुँचे हुए लोग हैं? एक कलेक्टर तो एक कम से कम इंटरव्यू दे करके, एग्ज़ाम दे करके होता है, लेकिन हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो मेरिट के बेसिस पर कितने चुने जाते हैं ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकता है, संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। एक अंधा भी जानता है कि कंसल्टेशन और कंसेंट में क्या फ़र्क है। जो एक अंधा भी ये बता सकता है कि कंसल्टेशन कंसेंट नहीं हो सकता। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की व्यवस्था की, कार्यपालिका के अधिकार को छीना, और संविधान में इसकी कहीं भी व्याख्या नहीं है, कहीं भी व्यवस्था नहीं है। यह एक जुडिशियल अपराध है, ये जुडिशियल भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 3 जज की सिफारिशें कैसे विश्वसनीय हो सकती है? क्या आपने आवेदन सारे वकीलों से मांगा है? क्या आपने सारे आवेदन की स्क्रूटनी की है? क्या आपने तटस्थ कोई इंटरव्यू लिया है? क्यों आप पर विश्वास किया जाए? क्या लोग जानते नहीं है कि कॉलेजियम के अंदर क्या भ्रष्टाचार है? क्या प्रशांत भूषण ने और 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोस्टर में करप्शन की बात नहीं की है? क्या बेंच फिक्सिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले ऐसी बातें, करप्शन के बारे में बात नहीं की गई है? प्रशांत भूषण ने एक चवन्नी उछाल करके आपके सामने फेंक दिया। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूध के धुले हुए हैं और आप पवित्र गाय हैं और आपके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, क्यों टिप्पणी लोग नहीं करता है? क्योंकि आप में कंटेम्प्ट का हाथ में हथौड़ा है। जैसे कोई राह में चलता है और लोग एक पिस्टल लिए हुए रहता है तो हर कोई उसको प्रणाम करते रहता है, लेकिन वो सम्मान के कारण उसको प्रणाम करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पता है कि वो क्या है, उसके हाथ में पिस्टल है। तो आपके हाथ में एक कंटेम्प्ट का पिस्टल है जिसके कारण लोग आपके बारे में टिप्पणी नहीं करता है। नहीं तो जस्टिस के हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में पैसा मिलता है और सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होती है? बाकी एक आम आदमी होता तो उसे जेल डाल दिया जाता, प्रशांत भूषण की जगह कोई और आदमी होता तो उसको जेल में मैं आपकी बात को समझ गया संगीत रागे। यही चर्चा हम लोग करना चाह भी रहे थे कि क्या कोर्ट के प्रति आम लोगों का विश्वास उठ रहा है या फिर उस क्रेडिबिलिटी को फिर से यहाँ पे आऊंगा। फिर से रागी साहब के पास आऊंगा मैं, चूंकि यहाँ पास 2 वक्ता और हैं, उनको जोड़ लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा मैं। 10 सेकंड लक्ष्मण जी, 10 सेकंड। आपने 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में कितनी फाइलें पड़ी हुई है लोग जानना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पड़े हुए हैं जानना चाहेगा। देश के न्यायालयों में कितने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं लोग जानना चाहेगा। ये आपने अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। आपका डिस्क्रिशनरी पावर विवेकपूर्ण होता है और बाकी दुनिया की डिस्क्रिशनरी पावर वो संबंधों और संदेह के घेरे में होता है। ये सब कोई जानता है कि जुडिशरी में क्या है, इसलिए आज लोग सड़कों पर आकर के जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं। वक्त पर आपको जल्दीबाजी थी। वक्त के कानून को पहले भी लोगों ने चैलेंज किया था, आपने क्यों नहीं पहले सुना? आपको कृष्ण जन्मभूमि पर आया था मामला, क्यों नहीं सुना? क्योंकि हिंदू सड़क पर नहीं है ना। राम टेम्पल पर आप कागज की बात करते हैं और बाकी वक्त जो है 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। 2 वक्ताओं को और जोड़ लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। संजय हेगड़े जी, आपने संगीत रागे जी को सुना, क्या वाकई स्थिति इस कदर पहुंच चुकी है क्या कि लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है? और ये एहसास कोर्ट को भी करना चाहिए। रहते हैं तो जो व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं तो उनकी क्या हालत है मैं नहीं जानता हूं। वैसे तो मेरी हिंदी जरा कमजोर है, पर जो जितना भी मैं सुना हूं ये तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे चलता रहता है। तो देखिए, अगर आपको न्यायालय बंद करना है, आपको अराजकता चाहिए, आपको कोई सिर्फ एक रबर स्टैंप वाली एक न्यायपालिका व्यवस्था चाहिए, तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा। देश का क्या हाल होगा आप खुद देख लीजिएगा। बड़ी अच्छी बात है। किसी कोर्ट सिस्टम का काम यह है कि जब
जब कोई व्यवस्था संविधान से हट के चलने लगता है, तब एक ब्रेक लगाना। और कोर्ट्स के काम वही वही है कि जब संविधान पढ़ के संविधान के आधार पर अगर देश न चले तो देश को चेतावनी देना, और जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उनको सही रास्ते पे लाना। अब आता है ये जो जजमेंट की बात है गवर्नर्स को। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है सिवाय ये कि गवर्नर की संविधान में अनुच्छेद 200 में लिखा गया है कि जल्द से जल्द गवर्नर को फैसला लेना चाहिए। अब जल्द से जल्द का मतलब क्या होता है? 3 महीने का टाइम सरकार ने खुद चुना था, सरकार की एक ऑफिस मेमोरेंडम थी, तो 3 महीने का। और जब गवर्नर्स पर वो लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सेंट्रल लेवल पे कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को भी वही 3 महीना का लिमिट वो होगा। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टीज के हो सकते हैं। तो क्या कोई इनडायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को ऐसे ही रोक सकता है जैसे कोई गवर्नर कोई चीफ मिनिस्टर को आज अब तक रोकते हुए चला आया है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो केरल में हो, या कई और राज्यों में? तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक जो जजमेंट है कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर जो कहता है वो नॉर्मली चलता है, और गवर्नर और प्रेसिडेंट को कोई पॉकेट वीटो, इंडेफिनिट पॉकेट वीटो नहीं है, उस पर एक समय सीमा लगाया गया है। उस पर इतना बवाल मचाना, उस पर ये पूरी जो सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग चल रही है, जो आधे आधे कट करके कुछ ना कुछ बयानबाजी चल रहा है, तो लोग क्या समझेंगे? आप ही के चैनल ने अभी इंदिरा गांधी का वो जो इंटरव्यू जो चलाया था, आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने वो इंटरव्यू कब और क्यों दिया था? वो दिया था लंदन में, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी और उनके खिलाफ रिटायर्ड जस्टिस जेसी शाह का जो शाह कमीशन था वो बिठाया गया था, तो वो अपनी डिफेंस दे रही थी। तो आज के दिन पे जो ये चल रहा है, सिर्फ जो हमने पहले भी देखा है, जुडिशरी ने पहले भी देखा है, कांग्रेस के वक्त पे भी देखा है, और अब का वक्त क्या मेरे हिसाब से सिर्फ थोड़े भाषा और टोन की बदलाव है, थोड़े ज्यादा एक क्या कहे, एक सभ्यता में आप इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंग्लिश शब्द, हाँ, इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग वर्किंग हिंदी में बातचीत करते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें चिंता न करें। आप बोले तो आप इंग्लिश लाइन, इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि भले ही टोन थोड़ा सा हार्श हो, शब्द थोड़ा सा कड़ा हो, लेकिन पहले भी इस तरह की आलोचना होती रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को लेकर के सिर्फ अभी आलोचना हो रही है, पहले भी ऐसे आलोचना यहाँ पे होती है। यहाँ पर एक और सेंटेंस, जुडिशरी के कोई भी जजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर किसी जज के बारे में कहना कि जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, उनके नाम लेकर कहना कि उनके कारण देश में गृह युद्ध चल रहा है, वो तो बिल्कुल नाजायज है। राय जी, एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। राय जी, एक टिप्पणी मैं तुरंत करना चाहता हूं, क्विक टिप्पणी। हाँ, तुरंत कर लीजिए, फिर अर्शप्रीत जी के पास जाऊंगा, वेट कर रहे हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या ये कहना बहुत अच्छी बात है कि नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट के कारण इस देश में इस प्रकार का बवाल मच रहा है? यह बहुत अच्छी बात है। यदि सुप्रीम कोर्ट का जज इस प्रकार की टिप्पणी करता है, बजाय इसके कि वो लफंगे जो सड़कों पर आकर के सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, उनको रेन इन करने के बजाय उस महिला को अपराधी घोषित कर देना एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यह क्या बहुत अच्छा है? मैं मानता हूं, मैं निशिकांत दुबे की इस बात से सहमत हूं, असहमत हूं, यह अलग प्रश्न है, लेकिन जरा सुप्रीम कोर्ट भी ये झांक करके तो देखे।
मैं यही सवाल करता हूं। और दूसरी बात एक बता देना चाहता हूं कि ये व्हाट्सएप की टिप्पणी नहीं है सर। सिर्फ मैं भी मानता हूं कि वकीलों को सिर्फ लॉ आता है, संस्कृति और भूगोल के बारे में उनका ज्ञान कितना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग यहां पैनल पर बैठे हुए ऐसे नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी हमने सुनी थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी का भी शब्द सुना था, हमने जुडिशियल सॉवरेंटी नहीं सुना था, जिसको इस देश में यहां की न्यायपालिका ने उस समय प्राप्त किया जब यहां पर वीक सरकारें थी और कोएलिशन गवर्नमेंट थी। इस सरकार उस समय जाकर के जुडिशरी ने ये अपने पावर अपने हाथ में ले लिया। मणिपुर पर तो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, नूह पर कॉग्निजेंस ले लेती है और बंगाल में उसकी घिग्गी बन जाती है। तो लोग सवाल नहीं करेगा क्या? जब वक्फ बोर्ड को इसी लोगों ने चैलेंज किया जवाब था, भी मिलेगा। तब इसी सुप्रीम कोर्ट ने अर्शप्रीत जी कहा बहुत था देर कि से आप इंतजार कर रहे हैं, वो चले बोलना जाइए। अर्शप्रीत जी। और आज चूंकि अर्शप्रीत जी, जी राय संगीत साहब, रागे जी जी एक राय मिनट रुक जाइए। अर्शप्रीत जी से कमेंट लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। संगीत रागे जी एक मिनट रुक जाइए। अर्शप्रीत रागे जी, इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं कि किसी एक मामले में कुछ रवैया होता है, किसी दूसरे मामले में रवैया कुछ और होता है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो हर किसी का देखने का अपना नजरिया हो सकता है। चूंकि अब देखने के बहुत सारे चश्मे आ गए हैं तो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं। देखिए राय साहब, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जो रागी साहब ने बयान दिया, मैं उन्हें बेनती करूंगा वो बयान वापस लें। जो उन्होंने कहा कि वकीलों को सिर्फ कानून आता है और चीजों के बारे में कितना ज्ञान है ये मैं जानता हूं, ये बयान गलत है। मैं इस बयान की निंदा करता हूं खुद बतौर वकील होने के नाते, और इन्हें कहूंगा कि ये बयान के लिए माफी मांग के इस बयान को वापस ले जब इनका टाइम आएगा। दूसरी बात, अभी तक आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री चुप है, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब चुप है, लॉ मिनिस्टर चुप है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स अपमान पे अपमान करते जा रहे हैं जुडिशरी का। ये कहना क्या जायज है कि सिविल जो वॉर हो रही है उसके लिए जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमपी को ये नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि जुडिशरी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? पहले होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, वो जिन्होंने संविधान दिया हमें, अंबेडकर साहब को अंडरमाइन कर रहे थे। अंबेडकर 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 कैसे उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, किस टोन टेनर में कहा, कैसे अपमान किया जिन्होंने हमें संविधान दिया उनका, और उसके बाद संविधान का और उसके बाद कोर्ट्स का। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कमेटी को हेड करे थे, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर वक्फ एक्ट पे स्टे लगाता है तो मैं कमेटी से रिजाइन कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ज्वाइंट कमेटी हेड कर रहे थे पार्लियामेंट की, उन्होंने कहा। फिर उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ने बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे साहब के बयान को समर्थन भी दिया। एक लीडर ने तो ये भी कह दिया कि सच जरूरी नहीं होता कि आप पब्लिकली ही बोले, कभी कभार सच पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कह रहे थे। कहां तो इनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए था उस एमपी को, कहां तो उनको एक्सपेल कर देना चाहिए था, पार्टी मेंबरशिप से बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या आलोचना नहीं है, ये जुडिशरी को अंडरमाइन करना है, जुडिशरी का अपमान करना है। और मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी को, अभी तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर पहले कार्रवाई, जब इनके लीडर्स तो बहुत पहले से साहब कभी एक्शंस के थ्रू, कभी लफ्जों के थ्रू अपमान करते रहते, कभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था दिल्ली सर्विसेज एक्ट पे, इन्होंने कानून बना के उसको बाईपास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सीजेआई साहब कमेटी का हिस्सा बनेंगे जो इलेक्शन कमीशन का चयन करती है, ऑर्डर बना के कानून बना के इन्होंने वो भी बाईपास कर दिया। फिर शब्दों के जरिए कैसे अपमान करते हैं। और आप देखिए जब जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर और एमपी और कोई एमएलए जो भी अपमान करते हैं, जब कार्रवाई नहीं होती ना, तब तब इनको हौसला मिलता है इसे बयान देने का, तब तब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का हौसला बुलंद और होता है। आप देखिए डबल प्ले कैसे करते हैं, पहले बयान दे देते हैं, दिलवा देते हैं, फिर उसके बाद कहेंगे कि हमारी पार्टी का बयान नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है, 10 सेकंड ओनली। हाँ। मेरे पास लास्ट में है, बस 10 सेकंड दीजिएगा। पहले बयान दिलवा दिया, उसके बाद कहा जी हमारी पार्टी लाइन नहीं है जी, हम सहमत नहीं है, बयान दे भी दिया और कॉन्सिक्वेंस से भी बच लिए, अंजाम से भी बच लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मोटस ऑपरेंडी है। जब हमारा कोई लीडर बयान देता है तब ये सारी पार्टी को एट्रीब्यूट करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का लीडर बयान देता है तो वो सारी पार्टी को एट्रीब्यूट क्यों नहीं होगा? और अगर आप कह रहे हैं वो गलत है बयान, तो अपने लीडर के खिलाफ कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट कीजिए, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे भारतीय जनता पार्टी का लीडर है चाहे और किसी की पार्टी का लीडर है,
ऐसा अपमानजनक अगर बयान देगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लास्ट में अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीनों में प्रेसिडेंट साहब बिल को डिसाइड करेंगे, यस या नो करेंगे, तो उससे समाज का, देश का भला ही होगा। स्टेलमेट की बजाय, उसको लटकाए रखने की बजाय अगर उस पर एक फैसला आ जाएगा, चाहे यस या नो, तो प्रोग्रेस हो पाएगी, विकास हो पाएगा, देश का भला हो पाएगा। इसमें भी आपको दिक्कत है। और उसके बाद शुभंकर मिश्रा को जोड़ना चाहते हैं। शुभंकर। लक्ष्मण जी, एक तो अरजीत जी की आवाज साफ नहीं आ रही थी तो मैं कुछ ढंग से उनको सुन नहीं पाया था, लेकिन हेगड़े साहब ने जो बोला कि लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी है, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी है बिकॉज सोवरेन यहाँ वी द पीपल है। वी द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे इज द सोवरेन। जुडिशियरी इज नॉट द सोवरेन। जुडिशियरी का एक अपना स्ट्रेट अवे उनका एक लिमिटेड रोल है। हाउएवर, जैसा अब आर्टिकल 201 की बात हुई कि प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं गवर्नर, उसमें क्या कोई टाइम लिमिट है? जब आपको संविधान की व्याख्या करनी है और आर्टिकल चाहे 111 हो, चाहे 200 हो या 201 हो, तीनों में सिर्फ एक जगह टाइम लिमिट की बात की गई है, और वो टाइम लिमिट सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है कि स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीने के अंदर रिकंसिडर करना है। अगर वो नहीं करता तो बिल निरस्त हो जाएगा। क्या हमारे संविधान निर्माताओं को यह ध्यान नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है? अभी शायद अरजीत का थोड़ा सा मैं सुन रहा था कि बीच में, और शायद हेगड़े साहब का भी बयान था कि आप पे हेगड़े साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, मुझे 2 मिनट दीजिए। दो अलग अलग पार्टियों का अगर गवर्नर अलग पार्टी का है और स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की है, या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी की है, तो उस हालत में क्या हमारे संविधान निर्माताओं को यह ध्यान नहीं था कि ऐसा हो सकता है? हमारे संविधान में काफी कमियां हैं जिनको हम समय के साथ, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी आती है और हम इवॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कि भाई किसी ने ये नहीं सोचा था कि जेल में बंद एक कैदी भी सरकार चला सकता है, बट वो हुआ हमारे यहाँ, और हमारे संविधान में चूंकि नहीं था तो उसको मान लिया गया। क्या उस समय हमारे जजों की अंतरात्मा नहीं जागी कि ये एब्रप्टली बिल्कुल गलत है और इसको रोकना चाहिए? क्या हमारे जजों की उस समय अंतरात्मा नहीं जागी जब वो स्पीकर के फैसले में घुस रहे थे और सोमनाथ चैटर्जी ने सारे स्पीकर्स की एक बैठक बुलाई थी? क्यों भूल जाते हैं लोग? सवाल ये है लक्ष्मण जी कि क्या हम सिर्फ अपने राजनीतिक चश्मों से देखते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हमें पसंद आते हैं हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, जो जजमेंट हमें पसंद नहीं आता हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो साल में 200 दिन से कम काम करती है। 45 से 50 दिन की छुट्टी उनको गर्मी में चाहिए होती, जबकि एसी लगे हुए हैं। सर्दियों की छुट्टी चाहिए होती, क्यों चाहिए भाई? 60,000 से ज्यादा केस आपके अपने खुद के कोर्ट में पेंडिंग है। आप कोर्ट में फाइनल हियरिंग करके आप उसके साथ डिसीजन पेंडिंग रख के छोड़ देते हैं। क्या आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? हेगड़े साहब आप क्या ऐड करना चाहते हैं? हेगड़े साहब को जवाब देना चाहते हैं। शुभंकर एक मिनट रुक जाइए। हेगड़े साहब को जवाब देना चाहते हैं। संजय हेगड़े जी, मैं तो सिर्फ ये कह आपको रहा था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आर्टिकल 200 में लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल after the presentation of the bill for assent, return the bill as soon as possible. Not given as time soon as limit. possible it has been interpreted, और interpretation यही कहा है कि साहब 3 महीने में तो आप कर सकते हैं। Memorandum of government be binding on the president of India or governor. This is the constitution. ये constitution है भाई। Under secretary binding on the governor and the president. देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है। आप लोगों ने आपको बोले जा रहे हो और मैं सुनता रहूंगा। चलिए आप नहीं ऐसा करता। शुभंकर एक मिनट आप शांत हो जाइए। संजय हेगड़े साहब को बोलने दीजिए। संजय हेगड़े साहब आप सिर्फ बोलिए, बीच में कोई नहीं रोकेगा, आप बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटरप्रिटेशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है? चलिए 3 महीने में तो कर लीजिए। और जैसे कि कोई और प्रवक्ता ने कहा है कि भाई जब फैसला आ जाता है एक साइड या दूसरे साइड, आगे बात बढ़ती है। ये कहना कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, ये कहाँ की राजनीति है? या ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है? तो अराजकता सब तब शुरू हो जाता है जब इंस्टीट्यूशंस काम नहीं ना करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। और
दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन का काम है सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम देश चलाएंगे, हमसे ही सब कुछ चलता है। कोर्ट को कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि देश चलाने की, पर अगर उनके सामने कोई सवाल आ जाता है तो फैसला तो देना पड़ता है ना। फैसला सवाल आएगा तो फैसला देना पड़ेगा। इसीलिए सवाल ये उठता है हेगड़े साहब कि आखिर जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। शुभांकर, छोटा सा कमेंट, चूंकि आप बोलना चाह रहे थे, बीच में आपको रोक दिया था मैं, फिर मैं जाऊंगा मित्तल साहब को, जस्टिस मित्तल साहब के पास जाऊंगा, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। शुभांकर, छोटा सा कमेंट। लक्ष्मण, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी समस्या सुप्रीम कोर्ट से उनकी पावर्स के साथ नहीं है, वो संविधान ने दी हुई है। मेरी समस्या है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक वो ऐसा कॉलेजियल सिस्टम उन्होंने अपने लिए बना रखा है जिसमें साफ साफ दिखता है कि क्या चल रहा है, उसके बारे में ना बोले तो बेहतर है। उसके बाद सेपरेट यास्टिक फॉर सेपरेट पीपल, ये क्या तमाशा है? कोई अमीर आदमी जिसका केस रातों रात सुन लिया जाता है, एक महिला के लिए एक दिन में शनिवार को शाम को 2-2 बेंचेस बैठ जाती हैं, और यहाँ पे लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए, उनके कोई सुनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतना खर्चीला हो गया है कि आप और मेरे जैसा कोई आम आदमी वहां जाके केस लड़ नहीं सकता है। आपने व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है। ये भी एक पॉइंट है, एक मिनट जरा जस्टिस